हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी का चैप्टर 4 जिसका हेडिंग है बरगद का पेड़, मैं आपको उसको पढ़कर बताऊंगी, उसका अर्थ समझाऊंगी कि वो क्या कहना चाह रहा है लेखक। स्टूडेंट, बरगद का पेड़ एक सुंदर कहानी है जिसे मैं आपको पढ़ूंगी और आप अपनी बुक खोलकर सामने जब वीडियो देखते हैं मेरा तो उसे रीड कीजिए, बुक को, इस कहानी को रीड कीजिए तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ और आपको कहानी भी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बरगद का पेड़। बरगद का एक पेड़ था, बहुत पुराना, बहुत विशाल। उसकी शाखाएं धरती को छूती थीं। बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, बहुत से पेड़ होते हैं बड़े बड़े, उसमें से एक बरगद का पेड़ भी होता है। बहुत पूजाओं में भी बरगद के पेड़ को प्राथमिकता दी जाती है, मतलब बरगद के पेड़ की पूजा भी की जाती है। तो वो बरगद का पेड़ कैसा था? बहुत पुराना था और बहुत विशाल, मतलब बहुत बड़ा था। बरगद का पेड़ वैसे ही बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबे एरिया में फैला हुआ होता है वो। उसकी शाखाएं धरती को छूती थी, मतलब उसकी शाखाएं क्या, उसकी टहनियाँ। शाखाएं किसको कहते हैं? जो उसकी टहनियाँ होती है, उसकी आसपास जो आपने देखा है ना, डाल निकलती रहती है, टहनियाँ निकलती रहती है, तो वो सब क्या करती थी? धरती को छूती थी। उस पर अनेक पक्षियों का बसेरा था। उस पर क्या करते थे? अनेक पक्षी, चिड़ियाएँ जो होती हैं, पक्षी देखे आपने, जो पंछी होते हैं, पक्षी उन्हें कहते हैं। जो उड़ने वाले जितने भी पक्षी होते हैं, चिड़ियाँ होती हैं जितने तरह की, उन सब का बसेरा, मतलब वो अपना घर बनाकर वहाँ रहती थी। उसकी शीतल और घनी छाया में राह चलते यात्री विश्राम किया करते थे। और जब वो पेड़ इतना घना था, इतना बड़ा था, तो उसकी क्या है, छाया रहती थी पेड़ के नीचे बहुत, उस पेड़ की। तो उसमें क्या करते थे यात्री, मतलब जो उधर से निकलते थे लोग, या मतलब पैदल चलकर जो लोग निकलते थे या जो भी लोग निकलते थे वहाँ से, वो उसकी छाया में आराम करते थे, विश्राम करते थे। मतलब जैसे बहुत गर्मी होती है, बारिश होती है, तो हम लोग क्या करते हैं? पेड़ के नीचे चले जाते हैं कि थोड़ी देर राहत मिल जाए, सांस ले लें, थोड़ी देर हम ठंडी हवा ले लें। तो उसी तरह से उस बरगद के पेड़ के नीचे बहुत से यात्री विश्राम किया करते थे। चरवाहों का तो पूरा दिन ही बरगद की छाँव में बीतता था। अब चरवाहे क्या होते हैं? जो अपने गाय वाय चराते हैं, जिनके जानवर होते हैं, बहुत से भेड़ चराते हैं, बकरियां चराते हैं, और जो मतलब जो जिनके भी ये गाय जानवर जो भी पालते हैं उन्हें हम चरवाहा कहते हैं। तो वो अपने बकरियों को, गायों को, भैंसों को क्या करते हैं? चारा चराने के लिए, घास चरने के लिए खेतों पर लाते हैं या बागीचे में, कहीं भी ऐसे एरिया में ले जाते हैं, खुले हुए एरिया में जहाँ वो घास चर सके जानवर। तो जब तक उनकी गाय घास चरती थी, मतलब उनके जानवर जब तक घास वास चरती थी, जो भी खाना वाना खाती थी, तब तक वो लोग क्या करते थे? उस बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करते थे। वह बरगद गांव वालों के लिए देवता था। अब मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि बरगद के पेड़ की पूजा भी की जाती है। पुरानी मान्यताओं में बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं स्त्रियाँ, औरतें। तो गांव वालों के लिए क्या था? वह देवता समान था। गांव की स्त्रियां त्योहारों पर उसकी पूजा करती थी। बरगद गांव के सुख दुख का साझीदार था। अब गांव की औरतें क्या करती थी? उस पेड़ की पूजा करती थी। और जब वो इतना पुराना था बरगद, तो गांव में कोई भी सुख का काम हो या दुख का काम हो, उसका साझेदारी, मतलब वो सब देखता था और उसमें शामिल होता था। मतलब वो बरगद का पेड़ किसी के सुख में भी शामिल हुआ और दुख में भी शामिल हुआ, तो उसको क्या कहते हैं? ये हमारा साझेदार था। मतलब जैसे हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है, हम लोग खुशी मनाते हैं, या कोई शादी ब्याह है, उसमें कोई भी हमारे दोस्त मित्र जो भी आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, तो क्या कहते हैं? ये हमारे सुख का साझेदार, मतलब ये हमारे सुख में शामिल हुआ। और किसी की मौत हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी ऐसा गम का काम हो जाता है, उसमें जो रिश्तेदार आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ये हमारा गम का साझेदार, मतलब दुख में भी साझेदार रहा। तो जो सुख में शामिल हुआ, दुख में शामिल हुआ, दोनों में शामिल होने वाला वह बरगद का पेड़ था कि वो गाँव के सुख और दुख दोनों में साझेदारी निभाता था। बरगद एक किसान की ज़मीन पर था। बरगद कहाँ था? एक किसान था, उसकी ज़मीन पर। मतलब किसानों की अपनी अपनी ज़मीनें होती हैं, खेत होते हैं, तो वो बरगद का पेड़ एक किसान के खेत में था, उसकी ज़मीन में था। किसान बहुत बूढ़ा था। अब किसान कैसा था? बहुत बूढ़ा था। किसान, एक बार वह बीमार पड़ा और मर गया। अब किसान बहुत बूढ़ा था, बीमार रहता था, तो वो बहुत बीमार रहा और एक दिन मर गया। उस किसान के 4 बेटे थे। वे चारों आलसी, निकम्मे और कामचोर थे। हर समय आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। अब किसान के कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। जो किसान मर गया, बूढ़ा था, उसके 4 बेटे थे। अब वो चारों कैसे थे?
आलसी थे, निकम्मे थे, मतलब दिन भर पड़े रहना, कोई काम न करना। निकम्मे मतलब कोई काम नहीं करते थे, आलसी मतलब दिन भर आराम फरमाना, कोई काम नहीं होता था उनसे, आलस आता था उन्हें। और कामचोर थे, काम उनसे होता नहीं था, मतलब काम में मन मरता था उनका, काम में मन ही नहीं लगता था, कामचोर थे वो लोग। हर समय आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। क्या करते थे? हमेशा आपस में लड़ते और झगड़ते रहते थे चारों भाई। किसान के मरने के बाद भी उनमें खूब झगड़ा हुआ। लड़ झगड़ कर उन्होंने अपने माता पिता की सारी संपत्ति आपस में बांट ली। अब जब किसान मर गया तब भी उनमें खूब झगड़ा हुआ, और उन्होंने क्या करा, जो भी उनकी संपत्ति थी किसान की, मतलब उसकी जो धन दौलत थी, मकान जमीन जायदाद जो भी था, वो उन्होंने चारों ने आपस में बांट लिया किसान के मरने के बाद। अब बाकी रह गया बूढ़ा बरगद। उस पर चारों अपना अपना अधिकार जता रहे थे। गांव वालों ने उन्हें समझाया कि कोई एक भाई बरगद का पेड़ रख लो, लेकिन कोई भी अपना हिस्सा छोड़ने को तैयार नहीं था। अंत में चारों ने निर्णय किया कि बरगद को काटकर इसकी लकड़ी आपस में बांट ली जाए। अब उन्होंने पूरी संपत्ति तो आपस में बांट ली थी, मतलब जो भी उसकी धन दौलत थी, जमीन जायदाद था, घर था, वो सब चारों ने आपस में बराबरी से बांट लिया था। एक चीज़ रह गई थी, वो था ये बरगद का पेड़। तो उस बरगद के पेड़ पर वो चारों अपना अधिकार जमा रहे थे, मतलब चारों कह रहे थे कि ये बरगद का पेड़ मेरा है। तो उनमें इसके लिए लड़ाई झगड़े हो रहे थे इस बरगद के लिए। तो गांव वालों ने उनको समझाया कि कोई एक भाई बरगद का पेड़ रख लो, तो लेकिन कोई भी अपना हिस्सा छोड़ने को तैयार नहीं था, मतलब कोई भी भाई अपना हिस्सा छोड़ने को तैयार नहीं था। और जैसे बरगद का पेड़ था तो चारों भाई उस पर भी अपना हक जता रहे थे कि अगर बरगद का पेड़ है तो वो चारों भाइयों में बराबर का बटेगा, कोई एक उसे नहीं, वो एक को रहने ही नहीं दे रहे थे कि एक के पास बरगद का पेड़ जाए, ये उनकी इच्छा नहीं थी। तो अंत में चारों ने क्या निर्णय लिया, मतलब आखिर में उन चारों ने एक फैसला किया कि बरगद को पेड़ को काट दिया जाए और उसकी लकड़ी आपस में बांट ली जाए। गांव वालों ने यह निर्णय सुना तो बहुत दुखी हुए। उन्होंने उन चारों भाइयों को बहुत समझाया, लेकिन उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। वे अपनी अपनी कुल्हाड़ियाँ लेकर बरगद को काटने पहुंच गए। अब गांव वालों ने जब उनका फैसला सुना चारों भाइयों का, तो उनको बहुत दुख हुआ, क्योंकि क्या वो बरगद का पेड़ बहुत पुराना था और गाँव वालों से उसका एक रिश्ता सा जुड़ गया था। मतलब कोई भी चीज़ होती है ना, तो हमारा उससे क्या है, एक आपसे रिश्ता जुड़ जाता है कि नहीं। जैसे अब कोई बच्चे उस पेड़ के नीचे खेलते होंगे, गांव वाले विश्राम करते थे, औरतें उस पेड़ की पूजा करती थी, तो उससे एक संबंध सा बन गया था। तो गांव वालों ने जब उसको कटने की बात सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने उन चारों भाइयों को बहुत समझाया, तो उन्होंने चारों भाइयों को न काटने की सलाह दी कि बरगद को आप मत काटो, बहुत समझाया, लेकिन उसका उन पर कोई असर नहीं हुआ चारों भाइयों पर, और वे अपनी अपनी कुल्हाड़ियाँ लेकर बरगद को काटने के लिए निकल पड़े। बड़े लड़के ने सबसे छोटे से कहा, तू सबसे छोटा है इसलिए तू ही शुरुआत कर। सबसे छोटे भाई ने कहा, मेरा मन आज ठीक नहीं है, आज रात मैंने बहुत बुरा सपना देखा। अब सबसे बड़े लड़के ने क्या कहा, सबसे छोटे वाले भाई से, चारों लड़कों में सबसे जो बड़ा वाला लड़का था उसने सबसे छोटे भाई से कहा कि तू सबसे छोटा है इसलिए तू शुरुआत कर। तो सबसे छोटे भाई ने क्या बोला कि आज मेरा मन ठीक नहीं है। अब जैसे कहते हैं ना कि आज मेरा मन इस काम में नहीं लग रहा, मेरा मन अच्छा नहीं है, मेरा काम में दिमाग नहीं लग रहा, मेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं है, वैसे ही उस छोटे भाई ने कहा। और उसने कहा कि मैंने रात को एक बहुत बुरा सपना देखा है। सबसे छोटे ने उत्तर दिया, मैंने देखा कि पिताजी ठीक उसी जगह पर खड़े हैं जहाँ बरगद का पेड़ है। बरगद के तने की तरह उनके पैर थे, उनकी कई भुजाएं थी जो बरगद की शाखाओं की तरह फैली थी। उनका सारा शरीर लहूलुहान था और आंखों से आंसू टपक रहे थे। छोटे भाई ने क्या कहा कि मैंने रात को एक बहुत बुरा सपना देखा है। तो उसने सब भाइयों ने पूछा कि क्या सपना। तो उसने कहा कि मैंने देखा कि पिताजी, मतलब उसके जो पिताजी थे, जो बूढ़ा किसान मर गया था, वो ठीक उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ बरगद का पेड़ है। मतलब जहाँ बरगद का पेड़ था वहीं उसके पिताजी खड़े हुए दिखाई दिए उसको, और बरगद के तने की तरह उनके पैर थे। तना क्या होता है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है पेड़ का, जो ज़मीन में गड़ा हुआ होता है, ज़मीन से जो ऊपर निकला होता है ना, ज़मीन में गड़ने के बाद तना उसको कहते हैं, जो स्ट्रेट खड़ा होता है पेड़, जिससे शाखाएं लटकी रहती हैं, जिसपे पेड़ पत्तियाँ लगती हैं। तो वो कहता है कि तने की तरह उनके पैर थे, मतलब जैसे हमारे पैर अपने पूरे शरीर का बोझ लिए खड़े रहते हैं, वैसे ही पेड़ का बोझ कौन लेके, वो तना। तो उसी तरह से उसको क्या, उसके पिताजी के पैर दिखाई दिए तने के रूप में। और बरगद की कई भुजाएं थी, जो उनकी कई भुजाएं थी, मतलब उसके पापा की कई भुजाएं, भुजाएं मतलब होता है हाथ, उनकी कई हाथ थे, मतलब उनकी कई भुजाएं थी जो बरगद की शाखाओं की तरह फैली थी। मतलब मुझे पिताजी के कई हाथ दिखे, बहुत सारे हाथ, जो कि बरगद की शाखाओं, मतलब बरगद की टहनियों की तरह फैले हुए थे। उनका सारा शरीर लहूलुहान था। उनकी पूरा शरीर, मतलब उनका पूरा बदन कैसा था, लहूलुहान, मतलब खून से सना हुआ था, खून से लथपथ था।
और आंखों में आंसू टपक रहे थे और आंखों में पिताजी के आंसू थे। दूसरा बोला, अरे यह सपना तो मैंने भी देखा था। तब तीसरा बोल उठा, आश्चर्य, यह सपना तो मैंने भी देखा। जब उन तीनों भाइयों ने उसकी बात सुनी, छोटे वाले भाई की, तब दूसरा भाई बोला कि ये सपना तो मैंने भी देखा था। फिर तीसरा भी बोल पड़ा आश्चर्य से कि अरे यह सपना तो मैंने भी देखा। अब सबसे बड़ा बोला, यही सपना मैंने भी देखा। फिर सबसे बड़ा भाई क्या बोलता है कि तुम सबने नहीं, यह सपना तो मैंने भी देखा है। थोड़ी देर चारों चुप खड़े रहे। फिर छोटे ने कहा, तुम लोग इस पेड़ के चाहे जो करो, मैं इसे नहीं काट पाऊंगा। तब सब थोड़ी देर क्या हुआ, चुपचाप खड़े रहे। फिर सबसे छोटे भाई ने कहा कि तुम लोगों को इस पेड़ को काटना है तो काटो, मैं इसे नहीं काट सकता, मैं इसे नहीं काट पाऊंगा। तीनों भाई उसके मुंह की तरफ देखने लगे। चारों के बीच फिर चुप्पी छा गई। कुछ देर बाद सबसे बड़े ने कहा, यह पेड़ हमारे पूर्वजों की निशानी है, मैं इसमें से अपना हिस्सा छोड़ता हूँ, तुम तीनों इसे बांट लो। अब तीनों भाई क्या एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर थोड़ी देर बाद सबसे बड़े भाई ने क्या कहा कि यह पेड़ हमारे पूर्वजों की निशानी है, मतलब हमारे बड़े बूढ़ों की। पूर्वज कौन होते हैं, जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं, कि उनकी निशानी है। मतलब ये बरगद का पेड़ बहुत पुराना है, हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो उन्होंने इसको लगाया होगा, इसको पाल पोस कर बड़ा किया होगा, मतलब इसमें पानी डाला होगा, इसमें खाद डाली होगी, तब ये इतना बड़ा हुआ है, इसका ध्यान रखा होगा। तो ये हमारे पूर्वजों की निशानी है, तो मैं इसमें से अपना हिस्सा छोड़ देता हूँ और तुम तीनों इसको आपस में बांट लो, मतलब मैंने मेरा हिस्सा छोड़ दिया है। दूसरा बोला, मुझे भी इसमें से अपना हिस्सा नहीं चाहिए। तो दूसरा भाई क्या बोला कि मुझे भी अपना हिस्सा नहीं चाहिए इस बरगद के पेड़ में। तीसरे ने कहा, ठीक है, अब इस बरगद को काटना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं भी अपना हिस्सा छोड़ देता हूँ, अब पूरा बरगद छोटे भाई का हो जाएगा। फिर तीसरे भाई ने क्या बोला कि मैं भी इसे नहीं काटूंगा, मैं भी अपना हिस्सा छोड़ रहा हूँ। तो जब तीनों भाइयों ने उस पेड़ को काटने से मना कर दिया, तो सबने कहा कि अब ये बरगद का पेड़ सबसे छोटे भाई का है, उसे जो करना है वो करें, ये उसका है, मतलब पूरा हिस्सा बरगद का छोटे भाई का है। छोटा चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। वह बोला, जब आप लोगों को अपना हिस्सा नहीं चाहिए तो पूरे बरगद को लेकर मैं पाप का भागीदार क्यों बनूं? वर्षों से गांव के लोग इस बरगद को अपना मानते हैं, मैं यह पेड़ उन्हें ही सौंपता हूं। अब छोटा भाई क्या कर रहा था, चुपचाप उन तीनों की बातें सुन रहा था। जब सब बोल पड़े तब वह बोला, छोटा भाई, उन तीनों की बातें सुनकर, कि जब आप सब लोग अपना हिस्सा छोड़ रहे हैं, आपको अपना हिस्सा नहीं चाहिए, तो मैं इस बरगद के पेड़ को लेकर पाप का भागीदार क्यों बनूं? मतलब जैसे सबको सपने में पिताजी दिखाई दिए थे और कैसे दिखाई दिए थे वो भी सबने बता दिया, तो उन तीनों ने तो अपना हिस्सा छोड़ दिया। तो छोटे वाले भाई को लगा कि ये तीनों तो उस बरगद के पेड़ को काट कर पाप नहीं करेंगे, अगर मैं उस बरगद के पेड़ को काटूंगा तो पाप मुझे लगेगा। तो वो कहता है कि मैं पाप का भागीदार क्यों बनूं, मतलब मैं कोई पाप क्यों करूं इस बरगद के पेड़ को काट कर। तो वो कहता है कि वर्षों से इस गांव के लोग इस बरगद के पेड़ को अपना मानते हैं, मतलब इस गांव के लोग इस बरगद के पेड़ को अपना मानते हैं, अपना समझते हैं, उसी तरह से प्यार करते हैं जिस तरह से हम करते हैं। तो मैं यह पेड़ गांव वालों को सौंपता हूँ, मतलब उन्हें ही देता हूँ, मैं इस पर अपना हक नहीं जमाऊंगा। इतना कहकर उसने भी कुल्हाड़ी फेंक दी। इतना कहने के बाद छोटे भाई ने भी कुल्हाड़ी फेंक दी। गांव के लोग चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे थे। चारों भाइयों का फैसला सुनकर उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। अब गांव के लोग क्या कर रहे थे, जब कोई चारों आपस में बात करते हैं, देखता है ना, अगर कोई 4-5 लोग मिलकर आपस में बात करते हैं तो आसपास झुंड इकट्ठा हो जाता है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। और वो जब पेड़ को काटने आए थे तो गांव वाले तो वैसे ही परेशान थे कि ये लोग पेड़ को ना काटें, तो वो आसपास आकर उनकी बातें सुन रहे थे चुपचाप। तो जब सब लोग तमाशा देख रहे थे उन चारों की बातें सुन के, जब चारों भाइयों का फैसला उन लोगों ने सुन लिया, सबने कुल्हाड़ियाँ फेंक दी और क्या फैसला किया कि हम चारों इस बरगद के पेड़ को नहीं काटेंगे। तो गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, मतलब वो बहुत खुश हुए और उनमें प्रसन्नता छा गई। वे खुशी से झूमने लगे, मतलब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो जैसे उछल कूद करते हैं खुशी में, हम नाचते हैं, उसी तरह से वो झूमने लगे। गांव वालों को खुश देखकर वे चारों भाई भी बहुत खुश हुए। जब गांव वालों को इतना खुश देखा तो वे चारों भाई भी बहुत खुश हुए। आज उन्हें पता लगा कि दूसरों को खुशी देने में भी खुशी मिलती है। तो उन चारों भाइयों को गांव वालों की ये खुशी देखकर क्या एहसास हुआ कि दूसरों को खुशी देने में ही असली खुशी है। मतलब दूसरों को खुशी देने में अपने मन को कितनी खुशी मिलती है, अपने मन को कितना सुख मिलता है। ये चारों भाइयों को ये बात तब पता पड़ी जब उन लोगों ने गाँव वालों को इतना खुश देखा। तो स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर में खुशी का महत्व, मतलब अपनी खुशी को महत्व देने के बजाय दूसरों को खुशी देना ही इंसानियत है। मतलब इंसानियत क्या कहलाती है कि हम अपनी खुशी ना देखें बल्कि दूसरों को खुशी दें और उनको प्रसन्न रखें। अपना सुख और अपनी खुशी के चक्कर में हम दूसरों को दुखी नहीं कर सकते, इसे ही इंसानियत कहते हैं। इस कहानी में इसी को दर्शाया गया। मतलब इस कहानी में क्या बताया गया है
कि सिर्फ अपनी खुशी और अपना सुख देखने के चक्कर में हम दूसरों को दुख देते हैं, उसे इंसानियत नहीं कहते। इंसानियत इसी में है कि हम अपनी खुशी के साथ साथ दूसरे की खुशी का भी ध्यान रखें और दूसरे को दुखी करने की कोशिश न करें। तो स्टूडेंट, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इस कहानी के जो बुक की एक्सरसाइज है वो मैं आपको फिल करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी की कॉपी में नोट डाउन करना है। हिंदी की कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिखने के पहले आप सब लोग शब्दार्थ लिख रहे हैं या नहीं, आप मुझे अपना वर्क सेंड करेंगे, तब मुझे देखना है कि आप लोग शब्दार्थ लिख रहे हैं या नहीं। शब्दार्थ लिखना कंपलसरी है हिंदी की कॉपी में। हिंदी की कॉपी में सबसे पहले चैप्टर 4 डालकर, पाठ 4 डालकर, उसका हेडिंग डाल के उसके बाद आप शब्दार्थ लिखेंगे, उसके बाद ही आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। शब्दार्थ के नीचे क्वेश्चन आंसर नोट डाउन करना है आपको, ये कंपलसरी है, शब्दार्थ लिखना छोड़ना नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बुक के एक्सरसाइज बुक में ही फिल करना है और कॉपी में शब्दार्थ लिखना है पहले, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट।